हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और 11वीं क्लास के केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक है रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, साथ में इसका प्रायोगिक अध्ययन किस प्रकार से किया गया, इसकी खोज किसने की, इस पर संपूर्ण डिटेल यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। यदि क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा और गामा किरणों की तुलना कीजिए, अल्फा बीटा गामा किरणों की निष्पत्ति कैसे हुई, कैसे इसका खोज हुआ, इस पर कौन सा चार्ज होता है, इस पर संपूर्ण यहाँ पर कंप्लीट कुल मिलाकर फिर बच्चों आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। 11वीं क्लास में ही अदर क्लास में यदि आप एक्स वाई जेड यानी अल्फा बीटा गामा किरणों के बारे में जानकारी चाहते हैं, रेडियो सक्रियता के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हमारा रेडियो सक्रियता है क्या। देखिए हमारे पास रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है प्यारे बच्चों, और रेडियो सक्रिय पदार्थ से कुछ न कुछ विकिरण निकलते हैं। तो ये जो विकिरण निकलने की परिघटना है उसे हम कहते हैं रेडियो सक्रियता। यानी कोई भी सक्रिय पदार्थ रखा है, रेडियो सक्रिय पदार्थ, और उसमें स्वतः ही सक्रिय विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, तो इस उत्सर्जन की क्रिया को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं। सिंपल शब्द से ही अर्थ निकल रहा है। रेडियो सक्रिय पदार्थ से विकिरण निकलने यानी स्वतः विकिरण निकलता है या स्वतः उत्सर्जित होता है, तो इस क्रिया को हम कहते हैं रेडियो सक्रियता। इसकी प्रायोगिक पुष्टि हेनरी बैकरल ने किया था प्यारे बच्चों। ये अपने प्रयोग में देखा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे हम ले लेते हैं यूरेनियम के लवण, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, अब इसको यदि हम रख देते हैं तो इससे कुछ किरणें निकल रही है, जिसको उन्होंने विद्युत सेल लगा करके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा करके अध्ययन किया कि कुछ पॉजिटिव की ओर मुड़ रहे हैं, कुछ नेगेटिव की ओर मुड़ रहे हैं। तो उनको फिर नाम दे दिया कि इनका कुछ ना कुछ नाम होगा, जिससे अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण दे दिया। देखो भाई, कुछ भी चीज नया चीज खोज होता है तो उसका नाम दे दिया जाता है। वो पहले से ही अल्फा किरण नहीं था, वो पहले से ही बीटा किरण नहीं था। जैसे आपका XYZ अजीत नाम है, जी हाँ, पहले से ही आपका नाम अजीत नहीं था। आप पैदा हुए उसके बाद आपका नाम रखा गया, आपका नाम बनाया गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों ये जो किरणें हैं इनको रखा गया कि हाँ ये एक्स किरण है, ये वाई किरण है, और ये एक्स किरण गामा किरण यानी आपका अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण है। एक्स किरण भी होता है जिसे एक्सरे बोलते हैं, लेकिन यहां पर अल्फा बीटा और गामा की बात कर रहे हैं। तो हेनरी बैकरल 1896 में एक प्रयोग कर रहे थे। वो प्रयोग था यूरेनियम के लवण का। उस लवण का नाम था पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट। तब उन्होंने पाया कि इस लवण से कुछ सक्रिय विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, जो कि सामने फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया और फोटोग्राफिक प्लेट में देखा कि ये प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, साथ में इन्होंने देखा कि यदि इसे किसी गैस या वायु में से गुजार दिया जाए तो वो गैस के कणों को आयनित कर देते हैं। गैस के कणों को आयनित करने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ये चीज सबसे ज्यादा भ्रमित होता है बच्चों के मन में कि गैस का कण आयनित होना, यानी आयनित कैसे हो जाता है भाई गैस के कण। तो देखो, कोई भी कण होगा, दुनिया का कोई भी कण होगा आपका, चाहे गैस का हो, चाहे द्रव का हो, चाहे ठोस का हो, वो एक उदासीन स्टेट में होता है, मतलब न्यूट्रल रहता है प्यारे बच्चों। लेकिन जब उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है या वो इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर लेता है तब वो आयनित हो जाता है। जैसे आपका अल्फा किरण किसी गैस के पार्टिकल्स पर आपतित हुआ, अब उस गैस के पार्टिकल से कण से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो किस अवस्था में हो जाता है, आयनित अवस्था में हो जाता है। ये डायग्राम आपको समझना है। यहाँ पे जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम का लवण ले लिया हमने, पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट, इसी पर उन्होंने कार्य किया और देखा कि इससे कुछ स्वतः ही उत्सर्जित हो रही है कुछ किरणें, और ये जो उत्सर्जन का नाम दे दिया भैया कि रेडियो सक्रिय पदार्थ से कुछ विकिरण निकलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। अब ये उत्सर्जन ना कहकर यहां पर रेडियो सक्रियता, पूरा क्रिया विधि यानी विकिरण उत्सर्जन होने की क्रिया विधि को रेडियो सक्रियता कह दिया, और जिस पदार्थ से ये विकिरण निकलती है उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कह दिया। तो प्यारे बच्चों उन्होंने क्या किया, हेनरी बैकरल 1896 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, वो यूरेनियम के एक लवण पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट में प्रयोग कर रहे थे, कार्य कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि इस पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट से अर्थात रेडियो सक्रिय पदार्थ से कुछ सक्रिय विकिरण उत्सर्जित हो रही हैं, जो कि गैस या वायु को क्या कर देती, आयनित कर देती हैं। आयनित का मतलब समझ गए आप
कि कोई भी पार्टिकल्स है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है प्यारे बच्चों तो उस पर पॉजिटिव चीज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यदि वही पार्टिकल्स किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो भैया तो गैस का अणु है, वो पहले न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ही, कहीं दूसरे से तो ले नहीं सकता। तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है जब न्यूट्रल से प्यारे बच्चों चार्ज स्टेट में आ जाता है, चार्ज ग्रहण कर लेता है तो वो आयनित हो जाता है। तो ये जो किरण निकल रही थी, जो विकिरण निकल रही थी, अल्फा बीटा या गामा विकिरण है जिनको नाम दिया गया बाद में, तो ये प्यारे बच्चों क्या करते थे, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते थे, गैसों को क्या करते थे, आयनित करते थे। तो इसके बारे में, सक्रियता के बारे में सबसे पहले हेनरी बैक्यूरेल ने दिया। यदि क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में कि रेडियो सक्रियता की खोज या रेडियो सक्रियता की पहचान सर्वप्रथम किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है हेनरी बैक्यूरेल ने। ओके, तो रेडियो सक्रियता की परिभाषा कंप्लीट है, समझ गए, इतना कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए लिखना क्या क्या प्यारे बच्चों, मैंने बताया ना कि सन 1896 फ्रांसीसी वैज्ञानिक हेनरी बैक्यूरेल जब यूरेनियम के लवण पोटेशियम यूरेनियम सल्फेट में कार्य कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि लवण से कुछ उच्च सक्रिय विकिरण उत्सर्जित होते हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं तथा गैसों को कर देते हैं, आयनित कर देते हैं। कुछ ठोस पदार्थों को भेद भी कर देते हैं तथा कुछ पदार्थ जैसे जिंक सल्फाइड पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करते हैं। इन विकिरणों को रेडियो सक्रिय विकिरण कहते हैं तथा ऐसे पदार्थों को जिनमें से ये विकिरण निकलती है उसे रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थों से ये जो स्वतः विकिरण की घटना होती है, मतलब स्वतः विकिरण उत्सर्जित होने की घटना होती है, उन पदार्थों को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। अब देखो ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है प्यारे बच्चों, ये जो रेडियो सक्रिय पदार्थ है इसको यदि किसी पात्र में रख दिया जाए तो ये पात्र से बाहर निकलता है और इस पात्र के दोनों ओर विद्युत सेल लगा दिया जाए, एक साइड आपका धनात्मक एक साइड ऋणात्मक, तो कुछ जो आपके किरण हैं, जो विकिरण निकलेंगी वो एक कुछ तो धनात्मक की ओर जाएंगी, कुछ तो ऋणात्मक की ओर जाएंगी। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो है ऋणात्मक प्लेट की ओर चल रही हैं, जब जो अच्छा एक चीज और है, हमेशा विपरीत में ही आकर्षण होता है। तो उन्होंने ये पाया कि जो भी ऋणात्मक की ओर चल रहे हैं उस पे कौन सा चार्ज होगा, धन चार्ज, यानी धन आवेशित होगा। तो उसको मान लिया कि कुछ धन आवेशित भी यहां से विकिरण निकल रही हैं, जो कि यहाँ पे निगेटिव पार्टिकल्स, यानी निगेटिव जो आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है या कि जो आपका निगेटिव पार्ट है सेल का, उधर क्या हो रहा है, वो आकर्षित हो रहा है। कुछ विकिरण ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, विद्युत सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, मतलब उस पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहां से उन्होंने तीन भागों में बांट दिया कि कुछ तो ना तो नेगेटिव टर्मिनल ना तो पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब ये न्यूट्रल होंगे तो ये सीधे चल रहे हैं। तब उन्होंने कह दिया कि कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जिसमें ना तो पॉजिटिव टर्मिनल ना तो नेगेटिव, ये कैसे हैं, उदासीन, तो ये कुछ अलग ही है। तो उन्होंने बताया तीन प्रकार की विकिरण निकल रही होती हैं, एक तो निगेटिव की ओर जा रही है, मतलब इस पर धनात्मक आवेश होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होगा, और एक उदासीन, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। ऐसे कई बच्चे होते हैं, ना माँ बाप की बात सुनते हैं ना गुरु की बात सुनते हैं, वो उदासीन होते हैं, ना उसमें कोई चार्ज होता है, उसड्डर आदमी जिसे बोला जाता है। तो भैया ऐसे ही है गामा किरण, ना तो पॉजिटिव को ना तो नेगेटिव को कोई ध्यान ही नहीं देना है, माँ बाप हो या गुरु, किसी का मतलब ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, आपके सहपाठी में भी ऐसे बहुत सारे। ऐसे ही अल्फा बीटा के बिना एक और किरण निकल गया, उसे बोला गया गामा किरण। तो इनको अलग अलग नाम दे दिया गया। जो निगेटिव की ओर झुक रहा है उस पे धनात्मक चार्ज, बोले इसको क्या नाम दे दिया जाए, बोले अल्फा दे दो भाई। एक पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ रहा है और इस पे ये कंफर्म किया गया कि विपरीत ही आवेश होगा, मतलब इस पे निगेटिव चार्ज होगा, तो बोले इसका नाम क्या दे दिया जाए, भैया बोल दो निगेटिव है, इसको कुछ और दे दो, तो बीटा किरण दे दिया। अब बोले एक उदासीन है, जो निरा मूर्ख व्यक्ति है, वो किसी की नहीं सुनता, ना तो निगेटिव ना पॉजिटिव, ना गुरु ना माता ना पिता, बोले वो सीधा सीधा जा रहा है, उसे किसी की बात माननी ही नहीं है, बोले बताओ गामा है। गांव या देसी के भाषा में प्यारे बच्चों ऐसे बच्चों को गमार बोला जाता है, और यहीं से बना गामा किरण। ऐसे लॉजिक लगा लेना। उदासीन, उदासीन मतलब किसी की कोई ख्याल नहीं है। समझ में आया? चलो देखो जरा थोड़ा सा यहां पे देखो, यदि किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को लेड ब्लॉक में रखकर विभिन्न विकिरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाए तो निम्न प्रकार से तीन विकिरण प्राप्त हुई। कौन कौन सा भैया? एक अल्फा किरणें, एक बीटा किरणें और एक गामा किरणें। जो किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक प्लेट की ओर विक्षेपित हो गई उन्हें अल्फा किरण नाम दिया गया। जो किरणें
क्या हुए, वे किरणें जो धनावेशित प्लेट की ओर आकर्षित हुई उन्हें बीटा दे दिया गया, और गामा किरण वे किरण जो प्रभावित ही नहीं हो, बिना विक्षेपित हुआ चला, उसे गामा किरण कह दिया गया। समझ में आया? कुछ चीजें रटना नहीं है बच्चा लोग, रटना नहीं है, 1 से 2 बार यदि आप समझ लेते हैं, हाँ नोट्स जरूर बना लें, आगे चलकर आपको नोट्स प्रॉपर रूप से काम आएगा, तो नोट्स जरूर बना लें, फिर इसकी कंपेयर करेंगे, तुलना करें। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट देखते हैं। ये एक साइड आपको गुण लिखना है, अल्फा बीटा गामा, इसमें कंपेयर करने को आता है तो कंपेयर आप करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और भैया इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। पहला नंबर जो गुण है आवेश एवं द्रव्यमान, इनमें आवेश कितना होता है, तो इनके कणों में 2 इकाई धनात्मक आवेश तथा द्रव्यमान 4 होता है। कैसे, इसको तैयार कर लो, समझ में आ जाएगा। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक, 4 परमाणु भार, तो जो अल्फा किरण होते हैं फिर बच्चों, इसमें 2 इकाई धनात्मक आवेश और द्रव्यमान 4 इकाई होता है। बीटा किरण की बात करें तो जो आपका 1 इकाई ऋणात्मक आवेश और द्रव्यमान नगण्य होता है, द्रव्यमान नहीं होता। और ये भैया उदासीन है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, जिनका तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, इनमें कोई द्रव्यमान नहीं होता। ये संकेत है, संकेत यदि आप तैयार कर लिए तो पहला आवेश एवं द्रव्यमान ऑलरेडी आपसे बनेगा। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? यदि आप संकेत तैयार कर लिए बच्चा लोग कि ये अल्फा किरण है, अल्फा में 2 इकाई धनात्मक आवेश, द्रव्यमान 4 प्यारे बच्चों। बीटा किरण में आपने क्या कहा, 1 इकाई ऋणात्मक आवेश और द्रव्यमान 0, नगण्य, बिल्कुल ना के बराबर। ये प्यारे बच्चों इसमें कोई चार्ज और ना ही कोई द्रव्यमान होता है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है। तो 2 आप समझ गए, एक आपका प्रतीक और एक आपका आवेश एवं द्रव्यमान। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर आपका है पहचान। पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान देखो जरा, पहचान यहीं से हम करेंगे। ये आपका हीलियम नाभिक है, इसकी पहचान प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन से, और इसकी पहचान उच्च ऊर्जा के विकिरण से करते हैं। देखो यहीं से आप समझोगे, इसके हीलियम नाभिक से पहचान करते हैं कि अल्फा किरण है, इसको हम इलेक्ट्रॉन से पहचान करते हैं, और इसको प्यारे बच्चों इसमें कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसको अपन उच्च ऊर्जा के विकिरण से पहचान करते हैं। यदि अल्फा किरण की वेग की बात करें तो अल्फा किरण का जो वेग है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। जो आपका बीटा किरण होता है इसका वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। यदि अल्फा किरण की बात करें तो प्रकाश के वेग के लगभग समान होता है। मतलब अल्फा का मान जो है प्रकाश के वेग का 1/10, बीटा और गामा का जो वेग होता है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। आयनीकरण क्षमता, आयनीकरण क्षमता मैंने बताया था ना कि प्यारे बच्चों जो जैसे किसी गैस के पार्टिकल्स में टकरा रहा है तो उस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो आयनीकृत हो जाता है। तो इनमें क्या क्षमता है कि नहीं, जैसे आप कोई व्यक्ति खड़ा है उसको मारो धक्का, उसके दांत टूट जाएं तो फिर प्यारे बच्चों वो आयनित हो गया, शरीर से कुछ ना कुछ भाग टूट टाट के निकल गया। ऐसे ही है, एक्स किरण किसी को मार रहा धक्का पार्टिकल्स को, उसके इलेक्ट्रॉन निकल रहे कि नहीं निकल रहे, समझ रहे हो? ऐसे समझो, अपने देसी भाषा में याद करो। आयनीकरण क्षमता, उच्च गतिज ऊर्जा के कारण उच्च आयनीकरण क्षमता। अल्फा में उच्च आयनीकरण होता है जो बीटा से 100 गुना ज्यादा और गामा से 1000 गुना ज्यादा। मतलब सबसे ज्यादा आयनीकरण क्षमता अल्फा में होता है, सबसे कम गामा में होता है, और जो आपका मिडिल होगा, मध्य होगा, वो होगा आपका बीटा होगा। ये अल्फा से 1/100 भाग और गामा से 100 गुना, ऐसा। ठीक है। भेदन क्षमता, बड़े आकार और अधिक द्रव्यमान के कारण न्यूनतम भेदन क्षमता होती है। इसकी उच्च वेग व नगण्य द्रव्यमान के कारण अल्फा कणों से लगभग 100 गुना ज्यादा भेदन क्षमता होती है। और जो आपका गामा किरण है इसकी भेदन क्षमता बहुत ज्यादा उच्च होती है। यदि फोटोग्राफिक प्लेट की बात करें तो भैया फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं सब के सब, लेकिन जो अल्फा है वो ज्यादा करता है ना, और जो मतलब सबसे ज्यादा बीटा करता है, ठीक है, और सबसे कम गामा, और जो अल्फा है वो मिडिल है ना। यदि जेडएनएस पर बात करें, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर क्या प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है? जी हाँ, गतिज ऊर्जा के कारण उच्च मान के कारण सर्वाधिक ये प्रतिदीप्त बनाता है, और इसमें थोड़ा कम, बीटा में कम और गामा में और अत्यंत कम। तो ये तुलना है, कंपेयर है, तो कंपेयर भी कर लें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें। मैं ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कंपेयर करना 1-2 बार आपको पढ़ना है तो आपको भैया ये क्लियर हो जाएगा। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो प्लीज 1 से 2 बार वीडियो देखें। और हाँ मेरे बच्चों, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए प्लीज है ना आप लोग सपोर्ट करते रहें, और आपका डिमांड रहेगा तो आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।